मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 41। पिछले अध्याय में दक्ष आश्चर्यचकित होकर उन पत्थर के स्तंभों की ओर देख रहा था। उसने कहा कि इन पत्थर के स्तंभों ने उसके हमले का जवाब कैसे दिया। इसके बाद दक्ष ने कहा कि यह सबसे सरल नहीं बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। इसके बाद दक्ष की आंखें तेज हो गई और फिर उसने उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके घावों से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। भले ही दक्ष का शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष सब कुछ भूल गया हो। उसने अपने घावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इस समय दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने तलवार ऊर्जा को सीखना शुरू कर दिया था। खुद का बचाव करना, हमला करना, खुद का बचाव करना और फिर से हमला करना, बस यही चक्र लगातार चल रहा था। अगर इस समय कोई दक्ष को देखता तो वह खुद को चिल्लाने और दक्ष को स्वयं को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए कहने से खुद को नहीं रोक पाता। हर बार जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर रहा था, तब दक्ष हर बार अपना बचाव कर रहा था। इसके बाद दक्ष दोबारा अपने रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग करके उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार कर रहा था। भले ही इसके जवाब में उसके ऊपर उसी कौशल से दोगुनी ताकत के साथ हमला किया जाता था, लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हमला करना जारी रखा। बहुत समय बाद दक्ष ने कहा, यह अभी तक सक्रिय नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए दक्ष की आंखें शांत और दृढ़ हो गई। हालांकि यह करना दक्ष के लिए बेहद खतरनाक था, लेकिन दक्ष इस बात से खुश था कि उसने अपने कौशल में बहुत सुधार किया था। इससे पहले दक्ष को यह लगता था कि वह अपने रोआरिंग थंडर कौशल में उच्च स्तर पर पहुंच गया है और उसने अपने रोआरिंग थंडर कौशल में महारत हासिल कर ली है। लेकिन यहां अकेना पर्वत शिखर पर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कौशल में महारत हासिल नहीं की है, और वह केवल इस कौशल की मूल बातें ही सही मायने में समझ पाया है। वास्तव में एक मजबूत योद्धा की तुलना में उसका कौशल एक ऐसे स्तर पर था जिसने अभी अभी तलवार का अभ्यास करना शुरू किया है। शुरुआत में दक्ष एक स्तंभ पर प्रहार करने के लिए अपनी आधी ताकत का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस स्तंभ पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने पहले से दूसरे स्तंभ पर और फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें और फिर अंत में सातवें स्तंभ पर भी एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। वह उन सभी स्तंभों पर जवाबी हमला करते हुए अपना बचाव कर रहा था। हर बार उसे अपने हमले की तुलना में 1 गुना अधिक मजबूत ताकत के हमले से प्रतिक्रिया मिलता था। यदि दक्ष सावधान नहीं होता तो अब तक उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो चुके होते, उसकी पसलियां कुचल चुकी होती और संभवतः उसकी मृत्यु तक हो चुकी होती। लेकिन दक्ष ने इन सभी को नजरअंदाज कर दिया और केवल अपने प्रयास में लगा रहा। परिणामस्वरूप उसकी तलवारबाजी की समझ और अधिक गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, दक्ष ने प्रशिक्षण जारी रखा। दक्ष के हमले की ताकत भी बढ़ती गई। दक्ष ने जल्द ही अपनी दुगनी ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर तिगुनी और फिर चौगुनी, और उसने तब तक हमला जारी रखा जब तक कि उसके हमले की ताकत 7 गुनी तक नहीं बढ़ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी 7 गुना ताकत के साथ उन सभी 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब भी दक्ष को लगता कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है, तब उसे इस बात का एहसास होता था कि उसे अपनी सीमा कैसे तोड़नी है और कैसे आगे बढ़ना है। उसका शरीर उन पत्थर के स्तंभों से होने वाले हमले से उत्पन्न दर्द और दबाव को सहने का आदी हो चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उन 7 पत्थर के स्तंभों में से एक भी स्तंभ सक्रिय होकर प्रज्वलित नहीं हुआ था। स्टॉर्मी गॉर्ज, लाइफ एंड डेथ एरिना। इसी समय जब दक्ष अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था, तब दूसरी तरफ स्टॉर्मी गॉर्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास बहुत सारे शिष्य जमा हो रहे थे। उन्हीं शिष्य में से एक ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? आज यहाँ इतने सारे शिष्य क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? और वहाँ लाइफ एंड डेथ स्टेज में इतने सारे शिष्य क्यों हैं? और साथ ही वहाँ हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स भी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उस शिष्य का चेहरा आश्चर्यचकित लग रहा था। तभी शिष्यों की उस भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, देखो, वह वरिष्ठ भाई पल्लव है ना? 2 महीने पहले ही वह सामान्य शिष्यों में सबसे मजबूत सामान्य शिष्य बने थे। उन्होंने एक ही झटके से एक मुख्य शिष्य को हरा दिया था और संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य बने थे। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर एक दूसरे शिष्य ने कहा, अरे पल्लव की किसे पड़ी है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वहां पर भाई नदीम और भाई मुनीश भी हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर उस पहले शिष्य जिसने पहले बात की थी, उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या तुम कह रहे हो कि भाई नदीम और भाई मुनीश भी वहां पर हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय शिष्यों की भीड़ में हलचल मची हुई थी और उन सभी के बीच इस घटना के पीछे के कारण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय में नदीम एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य था। वह कथित तौर पर एक मजबूत मुख्य शिष्य था, और जहां तक मुनीश की बात थी, तो संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं था जो मुनीश को नहीं जानता था।
क्योंकि उसे संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य माना जाता था। मुनीश ने अपने साधना के मार्ग पर संप्रदाय के सभी लोगों के स्तर को पार कर लिया था, जिनमें संप्रदाय के कुछ एल्डर्स भी शामिल थे। लाइफ एंड डेथ एरिना में इतने मजबूत शिष्यों और एल्डर्स को एक साथ देखकर कौन सा शिष्य आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। इसी समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास हलचल मची हुई थी, तब इसी समय आकाश में हवा का झोंका तेज हो गया और वहां पर एक पौराणिक दिखने वाला पत्थर का पक्षी उड़ता हुआ दिखाई, जो कि अपने पंखों को फैलाए हुए लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वह बहुत मजबूत था। एपिसोड 42। दक्ष का शरीर घानवों से ढका हुआ था, लेकिन दक्ष ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वह लगातार हमला और अपना बचाव करता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, दक्ष के ऊपर हमले की ताकत और भी अधिक मजबूत होती जा रही थी। दक्ष ने धीरे धीरे सातों पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वह उनमें से किसी एक स्तंभ को भी सक्रिय नहीं कर पाया। अब तक दक्ष की ताकत भी 7 गुनी हो चुकी थी। इस समय स्टॉर्मी गॉर्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत से शिष्य इकट्ठा हो रहे थे। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में मजबूत शिष्यों और एल्डर को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद आकाश में सभी ने एक पौराणिक पत्थर के पक्षी को उड़ते हुए देखा, जो कि बहुत ही मजबूत दिख रहा था। जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े हुए शिष्यों ने उस पौराणिक पत्थर के उड़ने वाले पक्षी को देखा, तो वह सभी तनाव में आ गए और उन्हें अपने ऊपर दबाव का एहसास होने लगा। उन शिष्यों के भीड़ में से किसी ने कहा, देखो कोई आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। उस पत्थर के पक्षी की गति बहुत तेज थी। वह जल्द ही स्टॉर्मी गॉर्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में पहुंच गया। उसे देखकर वहां आसपास इकट्ठा हुए शिष्यों के बीच दोबारा हंगामा मच गया। शिष्यों में से किसी एक ने कहा, हे भगवान, देखो उस पौराणिक पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं और उनमें से एक खूबसूरत लड़की भी है। उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर कुछ शिष्यों का दिल उत्साह से भर गया। एक तो उन्होंने आज एक पौराणिक पत्थर का पक्षी देखा था और ऊपर से उसके ऊपर एक खूबसूरत लड़की भी सवारी कर रही थी। यह संप्रदाय के निम्न स्तर के शिष्यों के लिए बहुत अधिक था। जल्द ही वह पौराणिक पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा। वह जिस गति से उड़ता हुआ इस लाइफ एंड डेथ एरिना में आया, वह अकल्पनीय था। इस समय जब वह पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा, तब सभी शिष्यों ने साफ देखा कि वह पत्थर का पक्षी एक मार्शल स्पिरिट था, जो वहां पर अपने पंख फैलाए हुए था। इसके बाद अगले ही पल उसके ऊपर से एक युवक नीचे उतरा। यह पौराणिक पत्थर का पक्षी मार्शल स्पिरिट इसी युवक का था। उस युवक की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह युवक बहुत सुंदर और उसकी मुस्कान बेहद दुष्ट लग रही थी, जिससे सभी शिष्यों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। इसके बाद उस शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। इस समय उस युवक को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में खड़े किसी शिष्य ने कहा, इतना जवान। वह युवक लगभग 19 या 20 वर्ष का ही होगा और इतनी कम उम्र में ही उस युवक के पास इतनी मजबूत रॉक मार्शल स्पिरिट है। वह इतना मजबूत कैसे है? उद्धरण चिन्ह। इस पर उसी के बगल में खड़े एक और शिष्य ने कहा, रुको, मैंने सुना था कि स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में एक उच्च स्तरीय प्रतिभा वाला मुख्य शिष्य है। उसके पास एक उड़ती पत्थर पक्षी की मार्शल भावना है। उसकी तुलना दूसरे पत्थर मार्शल भावना वाले लोगों से नहीं की जा सकती। उद्धरण चिन्ह। इस पर उस शिष्य की बात सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक एल्डर ने कहा, बिल्कुल, तुमने सही कहा। उस मुख्य शिष्य की तुलना अन्य मुख्य शिष्यों से नहीं की जा सकती। उसके पास एक अच्छी प्रतिष्ठा और अद्भुत चपलता तकनीकें हैं। इसके अतिरिक्त उसके पत्थर की पक्षी मार्शल भावना अपने मालिक के साथ अन्य लोगों को भी उड़ान में ले जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद उस एल्डर ने उस पत्थर के पक्षी से उतरे उस युवक की ओर देखते हुए कहा, और ये युवक वही मुख्य शिष्य है। ये स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का प्रतिष्ठित मुख्य शिष्य संजीव है। कुछ समय पहले हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय को संजीव का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह हमारे संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के साथ एक द्वंद्व करना चाहता है और अपने कौशल को निखारना चाहता है, ताकि वह अपने कौशल को और अधिक समझ सके। इसलिए वह सीधे हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के स्टॉर्मी गॉर्ज में लाइफ एंड डेथ एरिना में आ गया। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद उस एल्डर ने आगे कहा, संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित शिष्य है। वह प्रतिष्ठा के कारण पूरे कुनिलुन देश में बेहद प्रसिद्ध है। वह इस कुनिलुन देश का 6वां सबसे ताकतवर शिष्य है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में शायद कोई भी शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही मुनीश संजीव से लड़ना ना चाहता हो या हमारा 4 पर्वतीय संप्रदाय संजीव को चुनौती ना चाहता हो, लेकिन अगर संजीव ने हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के किसी शिष्य को चुनौती दी, तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय जिस एल्डर ने बात की थी, वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर शावंत थे। जब एल्डर शावंत ने यह बात कही, तब संजीव ने उनकी बातों को सुन लिया। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए एल्डर शावंत की ओर देखा
और फिर उसने कहा, प्रिय एल्डर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैं इतना भी प्रसिद्ध नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। भले ही संजीव ने सबके सामने ये कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद संजीव ने अपने साथ आई लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरी जूनियर साथी शिष्या अनिमा है। कुछ समय पहले ही वह शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंची है। इस बार मेरा आपके 4 पर्वतीय संप्रदाय में आने का उद्देश्य केवल इतना है कि मेरी इस जूनियर साथी शिष्या ने सुना है कि यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत से मजबूत और शक्तिशाली योद्धा है। इसलिए वह यहाँ आकर उनसे लड़ना चाहती थी और अपने युद्ध अनुभव में सुधार करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक समान स्तर के शिष्य से लड़ने की अनुमति देकर उसके आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इससे वह बहुत कुछ सीखेगी। उद्धरण चिन्ह। इस समय एल्डर शावंत ने संजीव की बात सुनकर उसे चुपचाप शाप दिया। वह ये अच्छे से जानते थे कि संजीव की एक निश्चित प्रतिष्ठा है और वह उसे आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकते थे। कुछ दिन पहले ही संजीव ने 4 पर्वतीय संप्रदाय को एक पत्र लिखा था और उसके यहाँ आने का उद्देश्य संभवतः अनिमा को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करना नहीं था और एल्डर शावंत को ये पता था। इसके बाद एल्डर शावंत ने पल्लव की ओर देखते हुए कहा, पल्लव जाओ, अनिमा से लड़ने के लिए तुम्हें चुना जाता है। जाओ और अनिमा को हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कौशल और तकनीकें दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इस पर एल्डर शावंत की बात सुनकर पल्लव ने कहा, जी एल्डर। ये कहने के बाद पल्लव लाइफ एंड डेथ एरिना में अनिमा के पास चला गया, जो कि पहले ही लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच पहुंच चुकी थी। पल्लव 2 महीने पहले ही शुद्ध ऊर्जा के पहले स्तर पर पहुंचा था। उस समय उसने एक मुख्य शिष्य को एक ही झटके में हरा दिया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि पल्लव अनिमा को नहीं हरा पाया तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। एपिसोड 43। जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े शिष्यों ने पत्थर के उस पक्षी को देखा तो उन सभी को दबाव का एहसास होने लगा। इसके बाद एक शिष्य ने कहा कि कोई आ रहा है, जिस पर एक और शिष्य ने कहा कि उस पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं। इसके बाद उस पत्थर के पक्षी की पीठ से एक युवक उतरा, जिसके बाद एल्डर शावंत ने कहा कि यह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का संजीव है। इसके बाद संजीव ने कहा कि वह यहाँ अपनी साथी शिष्या के आत्मज्ञान में मदद करने के लिए यहाँ आया है। जिस पर एल्डर शावंत ने पल्लव को अनिमा से लड़ने के लिए कहा। अगर पल्लव अनिमा से नहीं जीत पाता तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को नहीं हरा पाता। इसके बाद अनिमा के सामने पहुंचकर पल्लव ने कहा, साथी अभ्यासी अनिमा, आइए शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। पल्लव की ये बात सुनकर अनिमा ने बिना भाव के उदासीनता से कहा, हाँ। इसके बाद अगले ही पल पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया, जिसके बाद पल्लव के शरीर के चारों ओर पत्थर की एक परत फैल गई, जिसके बाद पल्लव एक विशाल पत्थर के गोलेम राक्षस की तरह दिखने लगा। पल्लव को ऐसे देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में एक शिष्य ने कहा, यह पल्लव की रॉक मार्शल स्पिरिट है। इसकी न केवल रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत मजबूत है। इस मार्शल स्पिरिट के साथ पल्लव उस अनिमा से बिना किसी अतिरिक्त कौशल का उपयोग किए बिना ही जीत सकता है। उद्धरण चिन्ह। इस समय विशाल पत्थर की परत से ढके होने के बाद भी इससे पल्लव की गति में कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी गति पहले की ही तरह तेज रही। वह तेज गति से जल्द ही अनिमा के पास पहुंच गया। अनिमा के करीब पहुंचते ही पल्लव ने अनिमा के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों को अनिमा की चिंता होने लगी। इधर पल्लव के मुक्के को अपनी ओर आते हुए देखकर अनिमा ने उदासीनता से कहा, बर्फ। उसके ऐसा कहते ही अनिमा के शरीर से ठंडी ऊर्जा निकलने लगी और इसने उसके चारों ओर की हवा को भी जमाना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए परिवर्तन ने पल्लव के हाथ के हमले को स्थिर कर दिया और अवरुद्ध कर दिया। इस समय पल्लव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका मुक्का किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और इससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। इसके तुरंत बाद अचानक अनिमा ने अपने एक हथेली से पल्लव का मुक्का पकड़ लिया, जिससे बर्फ की एक परत पल्लव की भुजा में फैल गई और फिर देखते ही देखते बर्फ ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इधर ये दृश्य देखकर एल्डर शावंत ने कहा, उसकी बर्फ की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसके पास वास्तव में एक मजबूत प्राकृतिक मार्शल स्पिरिट है। उद्धरण चिन्ह। इस दुनिया में हर कोई एक मार्शल स्पिरिट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में समान मार्शल स्पिरिट वाले लोगों की ताकत अलग अलग होती थी। मार्शल स्पिरिट की ताकत योद्धाओं की साधना के स्तर, प्राकृतिक क्षमता, उन्नत कौशल और ये अन्य चरों पर निर्भर करती थी, जिससे साधना के लिए सही नींव के बिना योद्धा का मजबूत बनना असंभव होता था। इस समय एल्डर शावंत को पल्लव की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी रॉक मार्शल स्पिरिट की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन इस समय पर अचानक अनिमा ने अपने ठंडे स्वर में कहा, आग। उसके ऐसा कहते ही अनिमा ने अपने दूसरे हाथ से भी पल्लव के मुक्के को पकड़ लिया और फिर अगले ही पल अनिमा के शरीर से आग की लपटें निकली।
जिसने तुरंत पल्लव के शरीर को घेर लिया, जिससे पल्लव का जमा हुआ शरीर कांपने लगा। अगले ही पल सभी की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे पल्लव का पथरीला शरीर टूटने लगा और फिर उसके मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। इसके बाद अगले ही पल पल्लव का चट्टानी शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों की आंखें हैरानी से भर गई। इधर ये देखकर एल्डर शावंत का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट। यह एक मजबूत सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट है। उद्धरण चिन्ह। इस समय पल्लव का चट्टानी शरीर चकनाचूर हो चुका था और उसके वास्तविक भौतिक शरीर में भी काफी चोटें आई थी। वह इस समय जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया था। इसके बाद उसने उदास स्वर में कहा, अनिमा बहुत मजबूत है, मैं अपनी हार मानता हूं। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद पल्लव उठा और वहां से घूमकर एल्डर शावंत के पास वापस चला गया। ये दृश्य देखकर भीड़ में दोबारा हंगामा मच गया। भीड़ में लोगों में से एक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, वो हार गया। उद्धरण चिन्ह। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय ने अपने एक मजबूत मुख्य शिष्य को लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वह हार गया। इससे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका चेहरा भी उतर गया। इस समय ये दृश्य देखकर संजीव के चेहरे पर अभी भी वह रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, हे, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के द्वारा चुना गया मुख्य शिष्य बहुत मजबूत था, लेकिन स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय से मेरी कनिष्ठ साथी शिष्या भी बहुत मजबूत है। इस कुनलुन देश में उसी दायरे में उसे हराने में सक्षम होने वाले बहुत ही कम लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद संजीव ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाए और फिर उसने तेज आवाज में कहा, मैं संजीव 4 पर्वतीय संप्रदाय में अपनी कनिष्ठ साथी शिष्या के लिए एक मजबूत और योग्य प्रतिद्वंदी ढूंढने आया था। लेकिन मेरे यहां आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं कुछ पूछना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। जब एल्डर शावंत ने ये सुना, तब उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आए और उन्होंने कहा, आपका क्या पूछना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस पर संजीव ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मेरी जूनियर साथी शिष्या के एक चाचा हैं और उनका एक बेटा है, जिसका नाम दक्ष है और वह इस 4 पर्वतीय संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। वह एक पागल युवक है। उसने अपने परिवार के एल्डर्स को अपमानित किया और अपने कबीले के इस शिष्यों को घायल भी कर दिया है। वह इस 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक अहंकारी साधारण शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि 4 पर्वतीय संप्रदाय उसे मुझे सौंप देगा। मैं नहीं चाहता कि 4 पर्वतीय संप्रदाय ऐसे किसी शिष्य के लिए अपनी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एल्डर शावंत ने संजीव की ये बात सुनी, तब वह सब कुछ समझ गया। इन सभी घटनाओं के पीछे संजीव का उद्देश्य दक्ष था। संजीव को पता था कि यदि उसने 4 पर्वतीय संप्रदाय को लिखे उस पत्र में सीधे संप्रदाय से उसके किसी सदस्य को सौंपने के लिए कहा होता, तब इस स्थिति में उस पत्र को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता, क्योंकि इससे 4 पर्वतीय संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान होता। लेकिन संजीव बहुत चालाक था। उसने पहले अनिमा का उपयोग 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य को हराने के लिए किया और फिर उसने सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए बात को दक्ष की ओर घुमा दिया, ताकि दक्ष को उसे सौंपकर 4 पर्वतीय संप्रदाय को हार ना झेलनी पड़े। एपिसोड 44। अनिमा के पास पहुंचकर पल्लव ने लड़ाई शुरू करने के लिए कहा, जिसके बाद पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया और अगले ही पल वह एक पत्थर के राक्षस में बदल गया। इसके बाद अनिमा ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और पल्लव के शरीर को जमा दिया। इसके बाद उसने अपनी आग मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके पल्लव के पथरीले शरीर को नष्ट कर दिया। ये देखकर एल्डर शावंत भी हैरान रह गए। इसके बाद संजीव ने ऊंची आवाज में कहा कि उसके यहां आने का मुख्य उद्देश्य अनिमा को दक्ष से बदला लेने में मदद करना है। इसके बाद संजीव ने एल्डर शावंत से दक्ष को सौंपने के लिए कहा। इस समय एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि उसने इस समय संजीव के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो ये बात उसे क्रोधित कर सकती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद एल्डर शावंत ने अपने मन में सोचा, लगता है कि ये लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है, अन्यथा वह इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। इस लड़की की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट भी बहुत मजबूत है। शायद इसीलिए संजीव उसे महत्व देता है और वह उसके बदले के लिए स्वयं उसे लेकर यहां आया है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए एल्डर शावंत ने अपना सिर हिलाया। इस समय तक एल्डर शावंत ने पहले ही निर्णय ले लिया था। एल्डर शावंत ने कहा, जाओ और दक्ष को यहां लाइफ एंड डेथ एरिना में लेकर आओ, चाहे वह जहां भी हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक शिष्य ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी एल्डर। इधर एल्डर शावंत की बात सुनकर संजीव के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई और अनिमा की आंखें भी हत्या के इरादे से भर गई। अकेना पर्वत शिखर। इस समय शौर्य को इस विषय में किसी भी चीज की भनक तक नहीं थी कि अभी स्टॉर्मी गॉर्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में क्या हो रहा था, क्योंकि वह इस समय अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था।
दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में डूबा हुआ था। उसका प्रत्येक हमला इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके केवल एक हमले से किसी भी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर के योद्धा को भी मारा जा सकता था, और जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करता था तब उसकी इतनी मजबूत ताकत ही गुना होकर उसके पास वापस आ रही थी। इस समय दक्ष ने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था और वह इस समय पूरी तरह से खुलकर अपने रोआरिंग थंडर कौशल का उपयोग कर रहा था। इस समय उसके शरीर के चारों ओर श्वेत प्रकाश चमक रहा था और वातावरण में तलवार ऊर्जा की गर्जना हो रही थी। यह एक भयानक दृश्य था जिसे कोई भी देखता तो वह डरे बिना नहीं रह सकता था। दक्ष इस समय पूरी तरह से जोश में था और अपनी पूरी ताकत के साथ वह लगातार उन 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करता जा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य उसे संजीव को सौंपने के लिए उसकी तलाश कर रहे थे। इस समय दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट पूरी तरह से सक्रिय होकर दक्ष के पीछे हवा में तैर रही थी। दक्ष के पूरे शरीर से इस समय पसीना टपक रहा था। वह अपनी हर सांस के साथ संघर्ष कर रहा था और कठिन प्रशिक्षण ले रहा था। इस समय हमले बहुत शक्तिशाली हो गए थे। दक्ष वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा था जिसे लाखों सालों में केवल एक बार ही देखा जा सकता था। इस समय दक्ष की तलवारबाजी ऐसी थी मानो वह एक साथ हजारों तलवारें चला रहा हो। उसकी तलवारें हर दिशा में चल रही थी और भयंकर गर्जना ने पूरे कक्ष को नष्ट कर दिया था। इस समय दक्ष स्वयं अपनी ऐसी प्रगति से दंग रह गया था। इस समय पता नहीं कैसे पर दक्ष ये सटीक अनुमान लगा सकता था कि उस पर होने वाला जवाबी हमला कब और कैसे होगा। उसने एक पल के लिए भी उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना बंद नहीं, क्योंकि अगर दक्ष एक पल के लिए अपनी तलवार चलाना बंद कर देता तब उसके ऊपर होने वाला जवाबी हमला उसे तुरंत कुचलकर नष्ट कर देता और संभवतः इससे दक्ष की मृत्यु हो जाती। दक्ष ने इस स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। दक्ष ने कहा, यहां स्थिति इतनी खतरनाक कैसे हो गई? मुझ पर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय दक्ष के दिमाग में इस विषय पर अनेक सिद्धांत थे, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। दक्ष ने कहा, मैं अपनी तलवार ऊर्जा से कभी भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, तो फिर मेरे ऊपर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? यहां तक कि जो योद्धा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका है वह भी इतना शक्तिशाली हमला करने में असमर्थ है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद मेरे प्रत्येक रोआरिंग थंडर कौशल के उपयोग से उन पत्थर के स्तंभों में लगातार ऊर्जा जमा हो रही थी और इससे तलवार ऊर्जा मजबूत और अधिक मजबूत होती गई। शायद इसी तरह से यह इतने जबरदस्त शक्ति के स्तर तक पहुंचकर मुझ पर जवाबी हमला कर है। उद्धरण चिन्ह। इस समय उन पत्थर के स्तंभों से निकलने वाली तलवार ऊर्जा एक अज्ञात शक्ति में बदल गई थी, एक ऐसी अज्ञात शक्ति जो अजेय प्रतीत हो रही थी। इस समय अचानक दक्ष को लाइफ एंड डेथ एरिना में गौरव और उस शिष्य के बीच हुई लड़ाई की याद आए और फिर दक्ष ने कहा, हालांकि गौरव अभी साधारण ऊर्जा के केवल 8वें स्तर पर पहुंचा है, लेकिन लाइफ एंड डेथ एरिना में उस शिष्य के साथ लड़ाई में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों के नीचे की जमीन के साथ पूर्ण रूप से सम्मिलन करने में सक्षम था। नीचे की धरती उस समय उसे अपनी शक्ति दे रही थी। उस समय मैंने सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं के साथ धरती की शक्ति का उपयोग किया था, और शायद यही कारण था कि उसने उस 3 पंच मैच में उस शिष्य को हरा दिया जो कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और यहां तक कि उसे चोट भी पहुंचाने में सक्षम हो गया था। लेकिन अब लगता है कि मैं उस बारे में बहुत गलत था। उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने शुरू में सोचा था कि गौरव पृथ्वी की ताकत का उपयोग करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके पास एक मजबूत पृथ्वी मार्शल स्पिरिट थी, लेकिन इस समय दक्ष को एहसास हुआ कि उसकी ये सोच गलत थी। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि यह शक्ति चारों ओर उपस्थित थी जिसका उपयोग कोई भी कर सकता था। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने हैवी वेव पंच तकनीक से हमला किया तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के हैवी वेव पंच तकनीक से पलटवार किया। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने रोआरिंग थंडर कौशल से हमला किया तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के रोआरिंग थंडर कौशल से दुगनी ताकत के साथ पलटवार किया। एपिसोड 45। संजीव की बात सुनकर एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वह चाहकर भी संजीव के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। एल्डर शावंत ने कहा कि संभवतः ये लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि उसकी सार्वभौमिक मार्शल आत्मा बहुत मजबूत है। इधर दक्ष को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दक्ष ने कहा कि उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई। इसके बाद दक्ष ने गौरव और उस शिष्य के मध्य लड़ाई को याद किया। इस समय दक्ष जिस भी कौशल से उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर था वही गुना ताकत के साथ उछलकर दक्ष के ऊपर पलटवार कर रहे थे। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके सामने इन पत्थर के स्तंभों में कोई शक्ति नहीं थी। वह स्तंभ दक्ष पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि यह शौर्य की ही ताकत थी जो उस स्तंभ से टकराकर वापस उछलकर दक्ष की ओर आ रही थी। और यह दक्ष के रोआरिंग थंडर कौशल की ही शक्ति थी
जो उस स्तंभ से टकराने के बाद वातावरण से शक्ति उधार लेकर मजबूत हो जाती थी और दक्ष पर पलटवार करती थी। जब दक्ष को इस बात एहसास हुआ, तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उत्साहित होते हुए कहा, शक्ति। इसके बाद धीरे धीरे दक्ष के तलवार चलाने का तरीका और अधिक कुशल और सुरुचिपूर्ण हो गया। इस समय दक्ष के तलवार चलाने का लय एक सुंदर खेल की तरह लग रहा था। दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए ये सांस लेने जितना आसान है। स्टॉर्मी गॉर्ज, लाइफ एंड डेथ एरिना। इस समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना में संजीव और एल्डर शावंत आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहां पर लोगों का एक समूह आया, जिनमें 2 लोग थे। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी शिष्य और एल्डर्स ने उन लोगों के समूह को देखा, तो उन सभी के चेहरे पर सम्मान के भाव आ गए। लेकिन इस समय इस घटनाक्रम को देख रहे शिष्य थोड़े स्तब्ध भी रह गए, क्योंकि जो व्यक्ति उस समूह में सबसे आगे चल रहा था, वह इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख थे। भले ही संजीव देश के 8 सबसे मजबूत युवा मुख्य शिष्यों में से एक था, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति का दर्जा और स्थिति भी कम नहीं थी। भले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय दोनों की प्रसिद्ध समान थी, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति वह अपने क्षेत्र के प्रमुख थे और यहाँ उनका प्रभुत्व था। वह यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी के सर्वोच्च शासक थे। वह 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान नेता थे। इसलिए 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति को स्वयं यहाँ संजीव के आगमन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित देखकर सभी लोग यहाँ तक कि सभी एल्डर्स भी थोड़े चिंतित हो गए। इस समय कुलपति के साथ एक और आदमी था, जो कुलपति के ठीक पीछे चल रहा था। उन दोनों को देखकर सभी एल्डर्स और शिष्यों ने एक स्वर में अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम कुलपति, प्रणाम महान एल्डर। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद संजीव ने भी उनका अभिवादन करते हुए कहा, कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत का मैं संजीव अभिवादन करता हूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए संजीव ने सम्मान के साथ अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। इस समय उसके चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो उसके विश्वासघाती इरादे और अहंकारी रवैये को साफ दिखा रही थी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, युवा मास्टर संजीव, आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। कुलपति गजोधर अधेड़ उम्र के आदमी थे, लेकिन उनके चेहरे से उनकी जवानी साफ झलक रही थी और वह किसी भी तरह से एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह नहीं दिख रहे थे। वह इस समय संजीव के सामने बहुत ही शांत थे। उनके शांत रवैये को देखकर यह साफ पता चला रहा था कि उनकी साधना उच्च थी और उनके पास परिपक्व धैर्य था। इधर कुलपति गजोधर की बात सुनकर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति गजोधर, आप 4 पर्वतीय संप्रदाय के सबसे कम उम्र के युवा कुलपति हैं। हालांकि आपकी ताकत अभी तक मेरे पिता जितनी मजबूत नहीं है, किंतु अगर आपके और मेरे पिता के मध्य कोई लड़ाई हुई, तब शायद मेरे पिता के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है और परिणाम अज्ञात होंगे। इतनी कम उम्र में आपकी ताकत असाधारण है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए संजीव ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ कुलपति गजोधर की ओर देखा। दरअसल संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का न केवल एक प्रमुख शिष्य था, बल्कि वह स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति का बेटा भी था। अर्थात संजीव के पिता स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति थे। इसी कारण से उसने अन्य लोगों की तरह कुलपति गजोधर का सम्मान न करते हुए उन्हें सीधे नाम से पुकारने का साहस किया। इधर कुलपति गजोधर भी संजीव के इस अहंकारी रवैये का कारण जानते थे, इसलिए वह शांत रहे, क्योंकि वह संजीव के कारण 4 पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। इधर भले ही संजीव इस समय कुलपति गजोधर को देखकर बाहर से मुस्कुरा रहा था, किंतु वह अंदर से बहुत चकित था। कुलपति गजोधर अपने समय में 4 पर्वतीय संप्रदाय के 100 वर्षों में सबसे उच्च प्रतिभा वाले शिष्य थे। जब वह 40 वर्ष के थे, तब वह इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति बन गए। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश के साधना जगत में बहुत विख्यात थी। इसके बाद संजीव ने आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पिता भी उस समय की तुलना में बहुत मजबूत हो गए हैं। जब आपने मेरे पिता को अंतिम बार देखा था, जब मैं यहां आने के लिए निकला, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका सम्मान करूं। उद्धरण चिन्ह। इधर संजीव की ये बात सुनकर भी कुलपति गजोधर के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए एल्डर शावंत से कहा, एल्डर शावंत, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक अतिथि के रूप में आए हैं। आप उन्हें यहाँ इतनी देर तक खड़ा कैसे रख सकते हैं? आप उन्हें अतिथि कक्ष में बैठने के लिए लेकर क्यों नहीं जाते? उद्धरण चिन्ह। कुलपति गजोधर की ये बात सुनकर एल्डर शावंत ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी कुलपति। इसके बाद एल्डर शावंत ने तुरंत आगे कहा, हालांकि कुलपति, युवा मास्टर संजीव के यहाँ आने का एक उद्देश्य है। वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक सामान्य शिष्य को उन्हें सौंप दें, क्योंकि उसने उनके साथी कनिष्ठ शिष्य को नाराज किया है। उद्धरण चिन्ह। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उनकी भौहें चढ़ी और फिर उन्होंने थोड़े चिड़चिड़ेपन में कहा, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक सामान्य शिष्य के कारण आए हैं। उद्धरण चिन्ह।
इस पर संजीव ने कहा, कुलपति गजोधर, वह सामान्य शिष्य जिसका नाम दक्ष है, वह मेरी इस महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के चाचा का बेटा है। उस युवक में अपने बड़े और बुजुर्ग लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उसने कुछ दिनों पहले अपने चचेरे भाई को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसने अपने चाचा यानी कि मेरी महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के पिता का भी अपमान किया। इसलिए मेरी यह महिला कनिष्ठ साथी शिष्या उसके साथ अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को सुलझाने के लिए यहाँ आना चाहती थी। इसीलिए मैं इसकी सहायता के लिए उसे अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, कुलपति गजोधर। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।